चलो तुम लोग न्यूक्लियस का बात करते, इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियस को डिस्कवर कौन किए थे? बोलो बोलो, बोलते भी रहो। अच्छा, न्यूक्लियस, जो भी बोल रहा है एकदम आवाज नहीं आ रहा है। चलो, एक चीज तो ये हो गया कि इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। दूसरा चीज यहाँ पे हमको ये बताओ कि न्यूक्लियस एसिडिक नेचर का होता है या बेसिक नेचर का? चला खिड़की बंद कीजिए, बहुत आवाज है। न्यूक्लियस एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का, बताओ बोलो कोई। न्यूक्लियस किस नेचर का है? कोई नहीं बता पाएगा। अच्छा, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, कोई बताएगा? न्यूक्लियस डीएनए। इसका फुल फॉर्म बताओ। डीऑक्सीजनेटेड न्यूक्लिक एसिड। एसिड NuClEIC। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। हाँ, गुड। तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड मतलब इसका नेचर क्या है? एसिडिक। एसिडिक। तो कहने का मतलब ये कि अगर हमको न्यूक्लियस को कलर करना होगा तो हम कौन सा डाई यूज करेंगे, एसिडिक या बेसिक? किसी भी चीज को कलर करना मतलब कि उसके सरफेस पे आप जो भी पेंट कर रहे हो उससे रिएक्शन होना चाहिए। तो किससे रिएक्शन होगा? एसिड एसिड से रिएक्शन करेगा या बेस से? बेस से। बेस से। तो अगला पॉइंट, स्टेन्ड बाय अ बेसिक डाई, इट इज स्टेन्ड बाय अ बेसिक डाई। कैसा डाई होता है? बेसिक, बेसिक नेचर का। और इसका नाम बाद में क्या पड़ा? बेसिक डाई। अच्छा, ये और न्यूक्लियस का जो अंदर जो मटेरियल है, द मटेरियल इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द मटेरियल। नहीं, डीएनए तो होता ही है, बट डीएनए से भी कुछ बड़ा होता है। द मटेरियल इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड क्रोमैटिन। क्या बोलते हैं उसको? लास्ट में हम सीक्वेंस में बताएंगे। क्रोमैटिन। और ये क्रोमैटिन नाम कौन दिया था? क्रोमैटिन मटेरियल। इसका नाम कौन दिया था? साइंटिस्ट का नाम था फ्लेमिंग। साइंटिस्ट का नाम क्या था? फ्लेमिंग। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट देखो, जब भी कोई सेल डिवाइड कर रहा होता है, आप सभी को पता है कि सेल लगातार डेड होता है और वापस से नया सेल बनता है, ये सब लोग जानते हो ना। जैसे मान लो अभी हमारा जो चिक सेल है, या फिर अभी हम हाथ ही रब कर रहे हैं तो पता नहीं हाथ पे कितना सारा सेल का डेथ हुआ होगा। और सेल जो डेथ हुआ है वो वापस से रिप्लेस करता है, क्योंकि जो पहले से और लिविंग सेल प्रेजेंट है वो रिप्रोड्यूस करता है, सेल डिवाइड करके नया नया सेल्स बनाता है, जो कि जो सेल भी डैमेज होता है या डेड होता है उसका जगह ले लेता है। ये ठीक है या दिक्कत है? आपके बॉडी में लगातार सेल्स का डेथ हो रहा होता है, और सेल्स के डेथ होने की वजह से जो जगह वैकेंट होता है वो जगह फिर से ऑक्युपाई किया जाता है। तो किसके द्वारा ऑक्युपाई किया जाता है? तो जो भी पुराना सेल था और पहले से, वो सब सेल डिवाइड करता है और डिवाइड करके नया सेल बनाता है, जो कि उस वैकेंट हुए स्पेस को फुलफिल करता है। समझ रहे हो या दिक्कत है? यस सर। नहीं सर, ठीक है, समझ रहे हैं। समझ रहे हो? तो समझ रहे हो तो एक बात ये भी जानो कि सेल साइकिल जो है, सेल साइकिल ये चैप्टर ही है एनसीईआरटी में। इसके बाद अगर हम सीक्वेंस फॉलो करें तो उसके बाद सेल साइकिल ही आता है, क्योंकि सेल हो गया, बायोमोलिक्यूल्स हो चुका है, इसके बाद सेल साइकिल है। तो सेल साइकिल बहुत सारे स्टेजेस में होता है। इस स्टेजेस में से एक स्टेज का नाम है इंटरफेज। ठीक है, इनमें से एक स्टेज का नाम है इंटरफेज। ये सेल साइकिल का वो स्टेज है, ये अगर नहीं भी अभी समझ में आया ना तो कोई बात नहीं है, हम ये पूरा डिटेल्ड में अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे। मतलब सेल साइकिल जब भी पढ़ाएंगे तो बहुत डिटेल में, तो ये पढ़ना है, इसलिए कोई टेंशन नहीं। व्हेन द सेल इज नॉट डिवाइडिंग, लेकिन लिख जरूर लेना, ये नहीं कि अभी फिर से पढ़ना तो लिखेंगे ही नहीं, फिर से पढ़ना फिर भी लिख लेंगे। इंटरफेज सेल साइकिल का वो स्टेज है जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता। ठीक है,
अब इसको हम जरा समझाने की कोशिश करते हैं। मान लो कोई बच्चा जन्म लिया, ठीक है, या हम अपने ही को ही अपने जन्म के टाइम पे ले जाते हैं और उसके रिलेट कर रहे हैं। जैसे मान लो अगर हम एक सेल हैं और मेरा अभी अभी जन्म ही हुआ, जन्म लेते के साथ हम डिवाइड करेंगे क्या? जन्म लेते के साथ हम रिप्रोड्यूस करने के लायक हो जाएंगे क्या? बोलो। नहीं सर, नहीं नहीं होगा। टाइम सर। लगेगा। मतलब ऑलमोस्ट 13-14 इयर्स का स्टेज होगा। 13-14 या क्या 15 बोलो मेल के केस में, 14-15, फीमेल में 12-13 होता है जब प्यूबर्टी अटेन होता है। ठीक है ये चीज, Yes, sir. ठीक है। अच्छा, इस प्यूबर्टी अटेन होने से पहले तक क्या हो रहा था? अगर हम रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे थे एज अ सेल तो हम क्या कर रहे थे एक्चुअली उस वक्त? Restore. ये सब लोग आप लोग पढ़े हैं एडोलेसेंस में, 8th में ही पढ़े हैं, 10th में भी पढ़े होंगे। क्या कर रहे होते हैं उस वक्त? हमारा बॉडी में क्या हो रहा होता है? डेवलपमेंट। बिल्कुल, Development. डेवलपमेंट हो रहा होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वो सारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो कि रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी है। सबसे पहले शरीर में इतना ताकत होना चाहिए कि हम जिंदा रह पाए, तो सबसे पहले जिंदा रहने के लिए नेसेसरी जो भी चेंज होगा वो होता है। उसके बाद जब जिंदा रहने लायक हो गए, उसके बाद बॉडी में चेंज होना शुरू होता है जो रिप्रोडक्टिव चेंजेस होते हैं, है ना। आपके सेक्स ऑर्गन्स मैच्योर होने शुरू होंगे, बॉडी में हार्मोन्स बनना स्टार्ट होगा, ताकि अब रिप्रोडक्शन के लिए आप रेडी हो सको। पहले जिंदा होने लायक ताकत मिल गया शरीर को, अब रिप्रोडक्शन के लिए रेडी होना शुरू किया जाता है। ये फीमेल में 12-13 या 13-14 ही सही है, और मेल में 14-15, 1 साल 1.5 साल का अंतर होता है मेल और फीमेल में रिप्रोडक्शन एबिलिटी गेन करने के केसेस में। तो इतना हो गया। लेकिन क्या जैसे ही मान लो तुम्हारे में प्यूबर्टी तुमने गेन करा, उसके जस्ट बाद आप मान लो आज मुझे प्यूबर्टी गेन हुआ, मैं कल से रिप्रोड्यूस कर सकता हूँ क्या? नो। नो। नहीं सर। प्यूबर्टी गेन होने के बाद ही रिप्रोडक्शन के लिए रेडी होना एक लंबा प्रोसेस है, ठीक है, एक लंबा प्रोसेस है। अच्छा, अगर हम इसी प्रोसेस को फीमेल के केसेस में बात करें तो पहले आपके बॉडी का ग्रोथ जन्म हुआ, उसके बाद 12-13 साल तक आपका बॉडी मैच्योर हुआ, रेडी हुआ। 13 साल के बाद अब आप में रिप्रोडक्शन एबिलिटी आ चुका है और आपका बॉडी हमेशा तैयार हो रहा है। हर अल्टरनेट मंथ में एक एग रिलीज होता है फीमेल बॉडी में, ये आप सब लोग जान रहे हैं, पढ़ चुके हैं, पढ़े हैं ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल 10th में सब लोग पढ़े हैं, तो ये भी आप जान रहे यस हैं। लेकिन एक्चुअल रिप्रोडक्शन कितने समय का होता है? अगर हम ह्यूमंस में बात करें तो कितना समय लगता है फीमेल को किसी बेबी को बर्थ देने में? 9 मंथ। 9 मंथ। 9 मंथ सर। मतलब पूरे लाइफ स्पैन का सिर्फ 9 मंथ लगता है बच्चे को, जब से बच्चा का इम्प्लांटेशन हुआ यूट्रस में उसके बाद से जन्म होने में, मतलब एक्चुअल टाइम लगा 9 मंथ। एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ सेल करता है। सब सेल साइकिल का सबसे बड़ा फेज तब हो रहा होता है जब सेल डिवाइड एक्चुअली में नहीं करता, बल्कि डिवीजन के लिए रेडी हो रहा होता है, जो कि इंटरफेज है। जैसे कि अभी हमने बात करा 12 से 13 साल फीमेल केस में कुछ नहीं हो रहा होता, लेकिन बॉडी में कोई भी रिप्रोडक्शन का एबिलिटी नहीं है, ना रिप्रोडक्शन हो रहा है, ना उसका प्रोसेस का कुछ सोच भी है, लेकिन बॉडी तैयार हो रहा होता है कि कभी जरूरत हो तो रिप्रोड्यूस कर सके। होता है ये चीज। वैसा ही सेल में भी होता है, सेल साइकिल में भी होता है, उसको बोलते हैं इंटरफेज। उसके बाद हर मंथ, अल्टरनेट मंथ फीमेल के केस में बात करें तो बॉडी रेडी रहता है, मेल तो एनी टाइम रेडी हो रहा होता है, कभी भी उसमें कोई साइकिल ऐसा चीज नहीं होता। कभी भी दो तरह का ब्रीडर्स होता है एक्चुअली, ऐसा नहीं है कि मेल हर जगह हम ऑल टाइम रेडी होता है रिप्रोडक्शन के लिए, नहीं। जो भी एनिमल किंगडम है उसमें जो भी रिप्रोडक्शन, ये तो डिटेल में 12th में पढ़ेंगे, अभी बस 2 वर्ड और उसको समझाने के लिए 2 लाइन। 2 तरह का ब्रीडिंग होता है पूरे एनिमल्स में अगर हम बात करें तो, एक होता है कंटिन्यूअस ब्रीडर्स और एक होता है सीजनल ब्रीडर। कंटिन्यूअस ब्रीडर वैसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं जो पूरे साल में कभी भी ब्रीडिंग कर सकते हैं। इनको एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं हो रहा होता, क्योंकि एनिमल्स में एटमॉस्फेरिक हीट का बहुत फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा। तो हम लोग कंटिन्यूअस ब्रीडर हैं, ह्यूमंस आर कंटिन्यूअस ब्रीडर, ये कभी भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। जबकि अगर हम बाकी किसी और एनिमल में बात करें, आप डॉग्स को ले लो ना, कब उनका ब्रीडिंग होता है? विंटर में। अच्छा, उसी तरह Winter में काऊ, सर। हाँ काऊ, ये सब में भी बात करें तो इस तरह के जो भी एनिमल्स है ये हमेशा ब्रीड नहीं कर सकते। अगर आप अभी चाहोगे कि मेरा डॉग कोई है जो ब्रीड कर ले तो पॉसिबल ही नहीं है। अब क्यों पॉसिबल नहीं, इसका डिटेल मैकेनिज्म 12th में, बट अभी सिर्फ इतना कि पॉसिबल ही नहीं है। तो उस तरह के ब्रीडर्स को बोले जो पूरे ईयर में किसी स्पेशल टाइम पे ब्रीडिंग करे, उसको बोलते हैं सीजनल ब्रीडर। इनका ब्रीडिंग पीरियड डिपेंड करता है उनका सनलाइट एक्सपोजर पे, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे, जबकि हम लोग जो है वो कंटिन्यूअस ब्रीडर है। तो हम लोग कंटिन्यूअस ब्रीडर है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि हर हमेशा में रेडी होता है, फीमेल में भी हमेशा रेडी होता है। बट एक्चुअल डिवीजन सिर्फ 9 मंथ में हुआ,
एक्चुअल प्रिपरेशन, एक्चुअल चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस 9 मंथ हुआ फीमेल्स में, वैसा ही सेल में होता है। सेल साइकिल का 4 स्टेज होता है, ब्रॉडली 2 स्टेज में बढ़ता है। वो देखो, एक होता है इंटरफेज, ये वापस नहीं बताऊंगा सेल साइकिल बताते वक्त, तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है, एक भी वर्ड एक्स्ट्रा नहीं बोला हूं अभी तक। और दूसरा होता है सेल साइकिल कितने फेज में कंप्लीट होता है? 2, कौन कौन? इंटरफेस और एम फेस। इंटरफेज को बोलते हैं रेस्टिंग पीरियड। इस वक्त सेल डिवाइड कर रहा होता है क्या? नो। नहीं। तो क्या कर रहा होता है? डेवलप। खुद को प्रिपेयर कर रहा होता है फॉर डेवलपमेंट। जैसे मान लो सेल साइकिल अगर होना है, सेल को रिप्रोड्यूस करना है, सेल को डिवाइड करना है, तो जाहिर सी बात है उसको ताकत चाहिए, तो वो एटीपी स्टोर कर रहा होता है। ठीक है, इस तरह का काम कर रहा होता है। एम फेज, ये जैसे हम लोगों में होता है ना कि आपने एक बार ही एक सेकंड रुक जाओ, ये जैसे हमारे में होता है 9 मंथ का गेस्टेशन पीरियड, वैसा ही एम फेज होता है। अच्छा, इंटरफेज में रेस्टिंग हो रहा होता है, लेकिन बात रेस्टिंग इन द सेंस कि उस वक्त सेल एक्चुअल डिवीजन नहीं कर रहा होता, बाकी सारा तैयारी हो रहा होता है। जैसे डीएनए रेप्लिकेट हो रहा होता है, डीएनए डबल हो रहा होता है। जाहिर सा बात है, अगर मुझे एक सेल से 2 सेल बनाना है, तो मेरे अंदर जितना डीएनए था हम उसको डबल करेंगे, तब तो हम आधा डीएनए दे पाएंगे दूसरे वाले सेल को। नहीं तो मेरा ही सेल में से हम आधा दे देंगे तो धीरे धीरे मेरा डीएनए कम होता चला जाएगा। समझ रहे हो बात? यस सर। हाँ, तो हम ये हमेशा नहीं कर सकते, हमको अपने डीएनए को डबल करना होगा, ताकि जो बाकी का डीएनए, एक्स्ट्रा डीएनए जो बना है, वो हम किसी और को दे सके। अच्छा, डीएनए डबल करने के अलावा हमको सारा सेल ऑर्गेनेल भी डबल करना होगा। हैं? नहीं करोगे सेल ऑर्गेनेल डबल? जब तक 2 न्यूक्लियस नहीं होगा, जब तक 2 माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, जब तक 2 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होगा, तो एक सेल तो जिंदा रहेगा। जैसे मान लो मेरा आपको डिवाइड करना है और मेरे पास सिर्फ 2 ही हाथ है, तो मेरे से जो डिवाइड करके अलग हुआ, हम उसको एक हाथ देंगे तो मेरा भी एक हाथ कम हो जाएगा और उसके पास भी एक हाथ रहेगा। तो हम क्या चाहेंगे? अपना हाथ देंगे उसको? कभी नहीं देंगे। तो उस बेचारे के पास हाथ रहेगा? नहीं रहेगा। तो इससे बचने का उपाय क्या है? इससे बचने का उपाय ये है कि इससे पहले कि हम डिवाइड करें, हम अपना हाथ को भी डबल कर लें, 2 से 4 हाथ कर दें। तो 4 हाथ में से 2 हाथ लेकर वो अलग हो गया, तो मेरे पास 2 हाथ बच गया। समझे बात? तो सारा सेल ऑर्गेनल ये सब भी डबल हो रहा होता है। तो सेल साइकिल में जब इंटरफेज हो रहा होता है ना, उसमें जब डीएनए डबलिंग हो रहा होता है, उस वक्त न्यूक्लियस सबसे क्लियर आपको दिखेगा। उस वक्त न्यूक्लियस आपको सबसे क्लियर दिखेगा। यहां तक में कोई दिक्कत है तो बताओ। किस टाइम सर? जब डबल हो रहा हो तब? हाँ, और कुछ और 3D ब्रोडर सेंस में बोले तो इंटरफेज में आपको दिखेगा, क्योंकि डीएनए डबल इंटरफेस में हो रहा होता। मतलब सर बच्चा में। सेल का बचपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे बाबू, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ये सब चीज। अभी जो तुमको बता रहे हैं इंटरफेस बहुत डिटेल में पढ़ना है अगले चैप्टर में, जब भी सेल साइकिल पढ़ेंगे। इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी हड़बड़ाओ नहीं समझ में आ रहा कोई नहीं। अभी बस आपको याद रखना है कि डीएनए जब डबल होता है उस वक्त जो सेल साइकिल होता है उसका नाम है इंटरफेस। बहुत पूछा है। और इंटरफेस भी एक्चुअली 3 पार्ट में डिवाइडेड है। जी नॉट फेज, सॉरी 3 नहीं 4, जी नॉट फेज, जी फेज, सॉरी मतलब जी नॉट, G1, S और G2, 4। जी नॉट, G1, S और G2। इनमें से जो S फेज है ना इंटरफेज का, इंटरफेज 4 पार्ट में। इंटरफेज का कितना पार्ट? जी नॉट, G1, S और S2। G2, जी नॉट, G1, S और G2। ठीक है, तो इसमें से जो S फेज है, हाँ बोलो। सिर्फ एस है? हाँ सिर्फ S। इसमें जो ओके सर। S फेज है, इस S फेज में जो हो रहा होता है वो डीएनए रेप्लिकेट करता है। बाकी सारे फेजेस में डीएनए रेप्लिकेट नहीं कर रहा होता। कोई दिक्कत अभी तक? क्या नहीं समझ में आया? वापस बोलो। ये नहीं समझ में, इंटरफेस का जो टाइप्स बताएं। डिटेल में तो तब पढ़ना ही है, लेकिन अभी हम बस एक बार लिख दे रहे हैं तुमको समझाने के लिए। इंटरफेस, PHAGE, इंटरफेस का 4 पार्ट होता है। जी नॉट फेस, ये इनएक्टिव स्टेज होता है। जैसे फीमेल्स को होता है ना 45 के बाद इनएक्टिव स्टेज हो गया, रिप्रोडक्टिवली होता है ना। 40 और 60 सर। 45 कहाँ 60 पहुंचा दिए? 45 के बाद मेनोपॉज हो जाएगा, तो वो होता है जी नॉट फेज में। सेल साइकिल अब नहीं होगा। सेल बट सर 7th क्लास में पढ़े थे सर अराउंड 50 और 60 के आसपास।
ज्यादा पढ़ लिए थे, धोखा दे दिया, तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। ठीक है, तो पहला जी नॉट फेज यहाँ पे सेल डिवाइड नहीं करेगा, G1 फेज सेल ऑर्गेनल मल्टीप्लाई होगा, एस फेज यहाँ डीएनए डुप्लीकेट होगा। नीट में कम से कम तो पिछले 5 साल में 3 बार पूछा है। और आखिरी, ठीक है, इन चारों में क्या होता है डिटेल में पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। अभी बस ये जान लो कि इंटरफेज के एस फेज में डीएनए डुप्लीकेट होता है या डीएनए रेप्लिकेट होता है। ठीक है, बोलो बोलो बोलो, ठीक है। Yes, sir. Okay. ठीक है, समझ गए। जी नॉट में सर क्या होता है? जी नॉट में सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता। और G1 में सेल बन रहा है। G1 और G2 में क्या होता है एक्चुअली में, वहां पे सेल ऑर्गेनल रेप्लिकेट कर रहा होता है, डुप्लीकेट मल्टीप्लाई हो रहा होता है, बट डिटेल में वही पढ़ेंगे, रुक जाओ। तो हम आपको बता रहे थे सेल साइकिल का स्टेजेस में इंटरफेज है जहां पे सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता। इसमें जो क्रोमैटिन होता है ना, हैज हाईली एक्सटेंडेड एंड इलैबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन, लिखो, हैज हाईली एक्सटेंडेड एंड elaborate highly extended and elaborate nucleoprotein fibers called chromatin fibers। क्या बोलते हैं यार, आज बहुत आवाज कर रहा है इसको। called chromatin fibers, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? क्रोमेटिन भी बोल सकते हैं आप इसको, ये ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि एनसीईआरटी यही लिखा है। Yes, sir. क्रोमैटिक क्रोमेटिन, क्रोमेटिन गलत हो गया है, क्रोमेटिन। ठीक है यहाँ तक, जल्दी बोलो यहाँ तक, ठीक है, तो थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। ठीक है यहाँ तक, हटाएं। ये लास्ट में सर जो लाइन लिखी है उसका क्या मतलब है? has highly extended and elaborate nucleoprotein fibers called chromatin। सेल साइकिल का जो इंटरफेज वाला फेज होता है, इस फेज में जो मतलब जो क्रोमेटिन होता है ना, ये एक्चुअली में न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर है। न्यूक्लियोप्रोटीन मतलब न्यूक्लियस के अंदर का जो प्रोटीन है उसका फाइबर, वो बहुत ही एक्सटेंडेड होता है और बहुत ही इलेबोरेट होता है, मतलब बहुत ही डिटेल्ड और साफ साफ दिख रहा होता है। ठीक है, ठीक है यहाँ तक बोलो। Yes, sir. ठीक है। ठीक, अच्छा, इस क्रोमेटिन के अलावा इस फेज में और भी बहुत कुछ होता है, जैसे क्रोमेटिन हो गया, उसके अलावा न्यूक्लियर मैट्रिक्स होता है यहाँ पे। न्यूक्लियर मैट्रिक्स, न्यूक्लियर मैट्रिक्स समझते हो? जैसे किसी सेल के अंदर जो जेली लाइक मटेरियल होता है मेनली उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, उसी तरह न्यूक्लियस के अंदर जो जेली लाइक मटेरियल होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मैट्रिक्स। तो बिछा और हुआ रहता है। हाँ हाँ हाँ, जो बिछा हुआ होता है। और उसके अलावा इसके सेंटर में एक न्यूक्लियोली होता है। न्यूक्लियोली क्या, तो समझिए, ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बीच में एक और डेंस मटेरियल होता है, उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। बिल्कुल, न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस को इस प्लूरल में न्यूक्लियोली बोलते हैं। और इसीलिए हम ऐसा बोल रहे हैं ना, क्योंकि ये डेंस मटेरियल हो सकता है एक हो या एक से अधिक भी हो, इसलिए लिख ही देता हूं, मे बी वन और मोर देन वन, हो सकता है एक हो या उससे अधिक भी हो सकता है। मे बी वन और मोर देन वन, एक या एक से अधिक हो सकता है ये न्यूक्लियोली। कोई दिक्कत? क्या हो सकता है अधिक? ये जो न्यूक्लियोलस है ये किसी सेल के न्यूक्लियस में एक या एक से अधिक भी हो सकता है। अच्छा, मतलब जरूरी नहीं है कि न्यूक्लियोलस हमेशा एक ही हो, एक से अधिक भी हो सकता है किसी सेल में। अभी ठीक है?
किसी Yes, न्यूक्लियस sir. हो सकता है। हाँ मतलब किसी न्यूक्लियस में, ठीक है। सर डबल रहता है तो सर उससे कोई प्रॉब्लम Yes, वगैरह ठीक। नहीं होता है? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है यहाँ तक। यस सर। चलिए इसको क्लियर करो, सब लोग लिख लियो, अमन लिख लिए, अमन। यस सर हो गया, लिख हाँ लिया। ठीक 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 यस सर लिख लिया। ठीक है चलो, अब आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट लिखिए। न्यूक्लियस हैज अ मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के पास कैसा मेम्ब्रेन होता है, सिंगल या डबल? बताए थे सिंगल मेम्ब्रेन। यहाँ स्पेलिंग गलती है, एक्चुअली ओ नहीं होगा, NuCleus। हाँ सिंगल या डबल? वापस से बोल रहा हूँ, ये हमको अफीफा बताएगी। अफीफा माइक ऑन करो अपना। डबल। अफीफा यस अब सर। चलो ये बताओ कि सेल के बाकी सबका माइक म्यूट होना चाहिए अफीफा के अलावा। हाँ तो हम ये पूछ रहे थे कि न्यूक्लियस के अलावा और कौन कौन सा सेल ऑर्गेनेल होता है सेल में जिसमें डबल मेम्ब्रेन होता है? बोलो, न्यूक्लियस के अलावा और कौन कौन सा होता है अफीफा? अच्छा अंजलि बताओ जरा, और नहीं पता है तो सीधा नहीं बोल दो, तो हम डांटेंगे थोड़े ना, जो डांटना है वो सब हम ऑफलाइन के लिए बचा के रखें, अभी नहीं। बताओ न्यूक्लियस के अलावा और कौन कौन सा डबल मेम्ब्रेन होता है सेल ऑर्गेनेल? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में सिर्फ एक ही सेल ऑर्गेनेल होता है? डबल ना? हाँ तो डबल कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। बस? क्लोरोप्लास्ट। और कोई? अब नहीं पता उसके बाद। अच्छा नहीं, न्यूक्लियस में होता है। ठीक ठीक। न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, सिर्फ यही दो सेल ऑर्गेनेल होते हैं जो डबल मेम्ब्रेन होते हैं। हम आपको ट्रिक भी दिए थे, सिंगल, डबल और नॉन मेम्ब्रेनस, तीनों का दिए थे ना ट्रिक। क्या था ट्रिक जरा बताओ। हम आपको बताए थे कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड, ये सब डबल मेम्ब्रेन, और नॉन मेम्ब्रेनस कौन कौन सा, कोई बताएगा? फरहान? नॉन मेम्ब्रेनस कौन कौन सा होता है, आइडिया है फरहान, है या नहीं है? है फरहान, माइक ऑन करो। अच्छा यासीन तुम बताओ, याद है? राइबोसोम सर। सिर्फ राइबोसोम या और भी कोई? और भी था सर यार, राइबोसोम। सेंट्रियोल। यस सर। राइबोसोम और सेंट्रियोल दो ऐसे हैं जो नॉन मेम्ब्रेनस हैं, मतलब जितना भी सेल ऑर्गेनेल होता है उसमें से 5 को याद रखिए, राइबोसोम और सेंट्रियोल। सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल में मिलेगा जिसपे कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। उसके अलावा न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, इन तीनों पे 2 मेम्ब्रेन होता है। इन तीनों पे कितना मेम्ब्रेन? 2 मेम्ब्रेन। इन 5 को छोड़कर हम कोई भी सेल ऑर्गेनेल का नाम ले लें, वो सब कैसा होगा? सिंगल Single। मेम्ब्रेन, ठीक है। तो न्यूक्लियस हैज डबल मेम्ब्रेन, या न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेन, इज कर लो, डबल मेम्ब्रेन्ड स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ये बात याद रखिएगा कि न्यूक्लियस में डबल मेम्ब्रेन होता है। और उसके बाद आगे देखो, जैसे मान लो ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, एंड इफ आई एम सेइंग कि ये डबल मेम्ब्रेन है, मतलब इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर भी कोई मेम्ब्रेन होगा, तभी ना बोलेंगे डबल मेम्ब्रेन। समझ रहे हो अमन, या दिक्कत है? नहीं सर ठीक है, समझ रहे।
ठीक है, तो गुड, देखते चलो फिर। इफ आई एम सेइंग कि यहाँ मेरा डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ये पहला मेम्ब्रेन, ये दूसरा मेम्ब्रेन, तो न्यूक्लियस को क्या बोले? डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन। और इन दो मेम्ब्रेन के बीच में गैप है, अब देख पा रहे हो, इन दो मेम्ब्रेन के बीच में गैप था, और इस गैप को हम लोग क्या बोलते हैं पता है? इस गैप को क्या बोलते हैं? कोई बता सकता है? कोई पढ़ा है बुक? इसको बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या बोलते हैं? पेरीन्यूक्लियर स्पेस। तो पॉइंट कंप्लीट कीजिए। न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर and the space between the two membrane is called perinuclear space. Nucleus is a double membrane structure. Nucleus is a double membrane structure and the space between two membrane is called perinuclear space. अगर इसका वैल्यू जाना तो याद रखिएगा 10 to 50 मिलीमीटर नैनोमीटर होता है स्पेस। इन दोनों के बीच का जो गैप है ये कितने का है? पेरीन्यूक्लियर स्पेस कितना बड़ा है? 10 to 50 नैनोमीटर। ये एनसीईआरटी का डाटा है, भूलना नहीं है। कितना है? बोलते रहो बच्चा लोग, तुम लोग चुप हो जाते हो। 10 to 50 नैनोमीटर, ठीक है? यस सर। 10 to 15 nanometer. हाँ, नेक्स्ट। आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन्स कंटिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आउटर मेम्ब्रेन, इसको क्लियर कर दो ना, इसको क्लियर Yes, कर sir. दो, किसी को लिखना है? हाँ, तो लिखिए आउटर मेम्ब्रेन remains continuous with outer membrane remains continuous with outer membrane remains continuous with the endoplasmic reticulum endoplasmic रेटिकुलम। देखो जरा एक बार, अच्छा पहले इस पॉइंट को कंप्लीट करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड आल्सो बियर्स राइबोसोम ऑन इट एंड आल्सो बियर्स राइबोसोम्स ऑन इट। इसके ऊपर राइबोसोम भी होता है, इस बात का खास ख्याल रहे। एक काम कर रहे हैं, इतना फटाफट से मुझे क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है, एक बार रिवाइंड कर लेते हैं, फिर तुमको इसका इमेज भी दिखा देंगे, ठीक है? न्यूक्लियस के ऊपर भी सर राइबोसोम रहता है चिपका हुआ। एक मिनट, अभी हम इसको दिखाते हैं, 2 मिनट रुक जाओ। पहले बस इतना लिख लो फटाफट, टाइम क्योंकि हो गया है। इतना लिख लिए सब लोग? यस सर। यस सर, हो गया।